नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आव्यूह के बारे में। अब इसमें बताएंगे आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। पहले नंबर तो आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। पहला है आव्यूह क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ये आव्यूह जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं हम, जैसे ए, बी और सी हो गया, और एक्स, वाई और जेड। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक, इसे क्या कहते हैं? इन सबको स्तंभ कहते हैं ना। इन सबको स्तंभ कहते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। और इनको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इनको कॉलम कहते हैं, मतलब पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और ये कॉलम है जिसमें पंक्तियों की संख्या कम। दो पंक्ति है ना, इस तरफ से दो पंक्ति हैं, और ऊपर की तरफ एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन कॉलम। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसमें तीन कॉलम है और इसमें दो पंक्ति। तो जिसमें पंक्तियों की संख्या, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम तथा स्तंभों की संख्या अधिक। स्तंभों की संख्या अधिक हो ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह, ठीक कहते हैं। अब दूसरा क्या? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब इसको कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल से उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें पंक्तियों की संख्या क्या थी? कम थी। तो इसमें पंक्तियों की संख्या हम बढ़ा देंगे। ए बी और डी ई, और फिर एक्स और वाई। तो इसमें क्या है? इसमें ये क्या हो गया? कॉलम। ए कॉलम, स्तंभ हो गए हमारे। ये हमारे स्तंभ हो गए, और ये पंक्ति। तो इसमें क्या है? एक, दो, तीन पंक्ति हैं और स्तंभ एक है, दो हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? दिख नहीं रहा, एक मिनट, सॉरी, अब दिख रहा है। जैसे ए बी और डी ई, एक्स वाई। इसमें क्या है? कॉलम की संख्या, एक कॉलम, दो कॉलम, एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया। यहाँ पे एक, दो, तीन, यहाँ पे तीन पंक्तियां और दो कॉलम है। तीन पंक्तियां, दो कॉलम। इसलिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह की क्या हो जाएगी परिभाषा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह की परिभाषा हो जाएगी, वह आव्यूह, इसी तरह रहेगा, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक
इसमें क्या है, अधिक ऊर्ध्वाधर आव्यूह में अधिक हो जाएगा, और तथा स्तंभों की संख्या अधिक के स्थान पे कम हो तो ऐसे आव्यूह को ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह समझ में आ गया ना। ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम, उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक, अरे सीधे सीधे देखो, इसमें 36 थी ना, सब लेटी हुई हैं, ऐसे इस तरह लेटी हुई हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब खड़े खड़े हैं, तो इसमें बस सीधी सी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आव्यूह हो गया ना। इसके बाद आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग, तीसरा है वर्ग आव्यूह, तीसरा वर्ग आव्यूह है। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको हम समझते हैं जैसे वर्ग मतलब इसमें 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा वर्ग आव्यूह का मतलब ये है ABCD। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ABCD, इसका मतलब है कि देखो 1 और 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ, और इधर 1 पंक्ति 2 पंक्ति, इसमें देखो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है। ठीक, हाँ, इसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह है। ये इस तरह भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, जैसे A B और C हो गया, P Q R X Y Z, ये क्या हो गया हमारा, देखो इसमें भी 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। ठीक, और फिर इधर भी देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो बराबर है ना। इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसका आव्यूह का नाम देंगे तो m गुणे n होता है, तो m कितना है 2, 2 गुणे 2, ये यहाँ 3 गुणे 3 का हो जाएगा। ठीक, इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। इसके बाद 1-2 और हैं, इसके बाद है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वह आव्यूह, सुन लीजिए ऐसे, वह आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति मतलब ये है A B और C, एक पंक्ति मतलब एक ही लाइन में पूरा हो, बस उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। एक और है इसके बाद स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, अब इसको कैसे समझेंगे, इसको भी इसी तरह समझेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है, पंक्ति आव्यूह था, इसमें स्तंभ आव्यूह का मतलब ये है कि खड़ी होनी चाहिए, मतलब A B और C, ये स्तंभ आव्यूह हो गया। जिसमें एक ही स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जिसमें दोनों बराबर हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, वर्ग आव्यूह, और जिसमें क्या कहते हैं, पंक्तियों की संख्या अधिक तथा स्तंभों की संख्या कम, तो स्तंभ ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और क्षैतिज आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक और पंक्तियों की संख्या कम, उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब उसके बाद अबे और है, इसके बाद है शून्य आव्यूह, इसके बाद है शून्य आव्यूह, और उसके बाद इकाई आव्यूह। अभी बताते हैं शून्य आव्यूह कैसे होंगे, इकाई आव्यूह। शून्य से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि शून्य आव्यूह है तो उसमें शून्य होगा या शून्य से संबंधित कोई बात ही होगी, तो इसीलिए इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे, क्या है इसका। क्षैतिज आव्यूह को मिटा, हाँ बस आव्यूह के प्रकार में ही है। तो इसके बाद शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह। ठीक, शून्य आव्यूह, अब इसको हम समझेंगे। शून्य आव्यूह का मतलब एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या से मतलब नहीं है, इसमें
पंक्तियों और स्तंभों से कोई मतलब नहीं है, बस इसमें पूरा का पूरा जीरो होना चाहिए, बस पूरा का पूरा जीरो होना चाहिए बस। इसके बाद चाहे आगे बढ़ाते चले जाओ या कुछ भी, मतलब इसमें पूरे जो अवयव हैं, जो आव्यूह के अवयव हैं, उनका पूरा जीरो होना चाहिए। ठीक, अवयव जो है, अवयव का मान जो है वो जीरो होगा, तभी उसको शून्य अवयव कहेंगे। अब इसके बाद एक है इकाई अवयव। इकाई अवयव, अब इसको देखें। इकाई अवयव का मतलब है कि उसका गुणा कराने या मतलब उसमें एक हो, जिसका मान मतलब जैसे एक लिखा है, इसको इकाई अवयव कहेंगे। लेकिन इसको भी लिखने का तरीका है अवयव के रूप में। अवयव के रूप में इसको जैसे किसी के साथ गुणा कराना है या जोड़ना है, तो इकाई अवयव को ध्यान देना, इकाई अवयव को आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई। जैसे कहीं लिखा हुआ होगा आई, तो उसका मतलब ये इकाई अवयव से है। इकाई अवयव का मतलब है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये इसका मतलब इकाई अवयव। इसको ये जो है पूरा विकर्ण में एक एक होना चाहिए। इससे हम एक और समझ सकते हैं, इस जो मैंने इसको ब्रेकर में बना दिया, अगर ये बराबर हों, जैसे एक एक है, ये तो इकाई अवयव है, इसको भी एक अवयव और कह सकते हैं, क्या? विकर्ण अवयव। जब विकर्ण में समान हो, बराबर हो, तो उसे विकर्ण अवयव भी कहते हैं। तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में जिस तरह का अवयव होगा, जिस तरह का अवयव में जोड़ना या घटाना या गुणा करना होगा, उसी तरह का हम अवयव बनाएंगे, चाहे वो वर्ग अवयव हो, चाहे ये दो का हो। जैसे इसका मतलब ये है दो का, ये अगर हमको दिया जाएगा दो का, तो हम दो का करेंगे। तीन दो का कहेगा तो तीन दो का बनाएंगे। इसी तरह हम इसको बनाएंगे। विकर्ण अवयव का एक वो और समझ लीजिए। विकर्ण अवयव में क्या होता है, इसके बाद इकाई अवयव के बाद विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव, ये तो विकर्ण अवयव ही है। अब उसके बाद और एक बताते हैं विकर्ण अवयव, और एग्जांपल से। इसमें क्या है विकर्ण अवयव में, इसमें केवल जो ये विकर्ण में दिया हुआ है 5 7 3 दे दिया, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो, मतलब सारे अवयव जीरो होने चाहिए, केवल विकर्ण में ही होना चाहिए। विकर्ण की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरा जीरो हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसी के कहते हैं विकर्ण अवयव। हमारा ये विकर्ण अवयव है, ये हमारा विकर्ण अवयव हो गया। उसके बाद उप अवयव ना, विकर्ण अवयव, उसके बाद उप अवयव। उप अवयव, उप अवयव को सह अवयव भी कहते हैं। ठीक, अब उप अवयव को कैसे समझेंगे? उप अवयव को समझेंगे जैसे ए बी और सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अगर इसका हम उप अवयव बनाएं, एक अवयव जान लो ये दिया है, इसका हम उप अवयव बनाएंगे, तो पहले के हिसाब से अगर उप अवयव बनाएंगे पहले के अनुसार, तो इसका ये पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, तो बचेगा ये पूरा पूरा, ये यहाँ से बंद होगा, ऐसे, ये ऐसे बंद होगा। तो ये जो बचेगा इसे को उप अवयव कहते हैं, क्यू आर वाई जेड। इसको एक तरह से और कर, जैसे अब हम वन के नहीं, इससे देखेंगे, तो इससे देखने के लिए क्या करेंगे, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद और इसको बंद, मतलब ये लाइन बंद और ये ऊपर वाली लाइन बंद, तो ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसका उप अवयव होगा पी आर एक्स जेड। तो इस तरह ये उप अवयव है। ठीक, ये उप अवयव हो गया। उसके बाद और देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद अवयव के प्रकार के बाद हो गए अवयव में अवयव की समानता, अवयव की समानता, इसमें क्या होगा देखते हैं। समानता, ठीक,
आव्यूहों की समानता की बात करें तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जैसे समानता मतलब समान। जैसे आपने पढ़ा होगा कि x बराबर y, पढ़े होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, x का मान जो होगा y के मान के बराबर होगा, ठीक। तो उसी तरह आव्यूहों की भी समानता होगी। तो उसमें हम बताते हैं कैसे क्या होगा, किस तरह के सवाल आते हैं। बस सवाल ही मेन इसमें होंगे, कहीं 2 नंबर के सवाल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं इस तरह के आव्यूह से। तो जैसे आपको दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया होगा x, यहाँ पे 5, 6 और y, ठीक, बराबर बीच में लगा होगा। और फिर यहाँ पे दिया होगा 3 और 4, z और 6, ठीक। इसमें ये दिया है। अब इसमें कहेगा आपसे कि आव्यूह के समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। और नहीं भी कहेगा आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको तभी एक्स वाई जेड का मान ही ज्ञात करना रहेगा। इस तरह इसमें कह देगा हल करो, तो हल करने का मतलब यही है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप नियम लगाएंगे आव्यूह की समानता के नियम से, आव्यूह के समानता के नियम से तो लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे जो इसका होगा वही ये, इस आव्यूह का पहला, इस आव्यूह के पहले, इस आव्यूह के दूसरा, इस आव्यूह का दूसरा, इस आव्यूह का तीसरा, इस आव्यूह का तीसरा, इस आव्यूह का चौथा, इस आव्यूह का चौथा, ऐसे इसका बराबर होगा। तो मतलब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या, x बराबर 3 और यहाँ पे भी 5 होगा या नहीं होगा, उससे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स वाई जेड का हमको मान ज्ञात करना है, ठीक। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। और 5 बराबर तो 4 होगा नहीं, लेकिन वास्तव में जो है एग्जाम्पल है ये, सही सवाल नहीं है। इसमें भी 5 होना चाहिए और यहाँ पे 5 होना चाहिए। चलो 5 ही कर देते हैं, सवाल ही बना देते, चलो सवाल हो गया है, ठीक। उसके बाद एक्स का मान हो गया 3 और 5 बराबर 5 है ही है। ये जेड का मान कितना निकालेगा, जेड इसके अनुसार देखेंगे 6 हो जाएगा, जेड बराबर 6। और इसके अनुसार वाई बराबर भी 6 आ जाएगा, तो वाई बराबर 6, ठीक। इस तरह भी कुछ और सवाल एक्सरसाइज में है, उनको बताएंगे। चलिए फिर इसके बाद सीधे सीधे अभ्यास में ही चलते हैं। और अभ्यास में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आव्यूह के, जो कि बोर्ड परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अभ्यास में। इसमें पहला सवाल दिया है, देखते हैं। अभ्यास, अभ्यास प्रश्न, इसमें 4.1 है। पहले में हमने पहले वीडियो में 3.1 डाल दिया था, तो उसमें कुछ गलत हो गया था, लेकिन अब ये यहाँ सही है। तीसरा चैप्टर नहीं है, चौथा चैप्टर है, ठीक। 4.1। तो इसमें पहला सवाल दे रहा है जोड़ का। पहला सवाल दे रहा है a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ठीक। a प्लस बी, a प्लस बी ज्ञात कीजिए, ठीक। a का मान दिया है, a का मान दिया गया है 4, 6, 3 और 7, ठीक। और b का मान दिया गया है, कामा लगा के b का मान दिया गया है 5, 2, 4, 3, ठीक। ये इसका दिया गया है। तो इसमें a प्लस बी ज्ञात करना है। a प्लस बी ज्ञात करने के लिए पहले तो मैं आपको ऐसे थोड़ा बता दे रहा हूँ डिटेल में, उसके बाद फिर लोग ऐसे ही जोड़ लेते हैं। तो पहले हम दिखा देते हैं। a प्लस बी बराबर 4, 3, 6, 7, इसको ऐसे लिख लिए, बीच में प्लस लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको दूसरे बी वाले का लिखेंगे 5, 4 और 2, 3, ठीक। ये लिख लिए। अब इसको हम जोड़ेंगे, 5 प्लस 4, 4 प्लस 5, 3 प्लस 2, 6 प्लस 4 और फिर 7 प्लस 3। इसका आंसर हो जाएगा 9।
5, 10, 10। ठीक, तो a प्लस बी का मान जो है 9, 5, 10 और 10 हो गया। ठीक, अब दूसरा सवाल है। इसमें दे रहा है ए और बी पहले दे दिए हैं। दूसरा सवाल, ए का मान दिया है ए बराबर 2, 3 और 4, -3, 0, 2, कामा बी का मान दिया गया है, बी का मान 3, -4 और -5, 1, 2, 1। ठीक, और इसमें सी का मान भी दिया है, सी बराबर 5, -1, 0 और 7, 0, 3। ठीक, 7, 0, 3 हो तो ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करने के लिए हम ऐसे ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। उसमें थोड़ा दिखा दिया रहा डिटेल में, इसको हम दिखाते हैं। देखो, 2 + 3, 2 + 3 + 5, तीनों का पहला स्तंभ का, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ का ले लेंगे, उसके बाद फिर जोड़ लेंगे, फिर दूसरे का लेंगे। तो दूसरे स्तंभ में 3, 3 -4 और फिर -1। ठीक, फिर 4 -5 और 0, -3 +1 +7 और फिर 0 +2 +0, 2 +1 +3। इसमें देखिए 5, 5, 10। ठीक, और 5 में -2। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये प्लस का 0 है, तभी कह रहे थे क्या हो गया, प्लस का 0। ठीक, इसमें -1 और फिर यहाँ पे 8 प्लस का 5। ठीक, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 1, 4, 4, 2, 6। तो ये इसका आंसर हो गया, 4, 2, 6। ठीक, अब इसके बाद 1 मिनट इसको मिटा दें। अब इसमें कुछ सवाल हैं, उस जो लास्ट में आयु की समानता के नियम बताया था उसी के अनुसार हैं। तो पहला सवाल दे रहा है XYZ का मान ज्ञात करना है। इसमें पहला सवाल है इसके लिए, ये कौन से चलो तीसरे का पहला है, 3 और x 4y = 2 बाहर है, गुणे में 1.5 और 2 z और 1। ठीक, ये भी सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या करेंगे, 2 गुणे में है तो इसको हम अंदर गुणा करा लेंगे, उसके बाद इसके XYZ के मान बताएंगे, ना कि इसका तुलना करो समानता के नियम से दिखाओ x = 2 और y = 1। ये नहीं होगा, इसका पहले 2 का अंदर गुणा कराने पड़ेगा, उसके बाद हम इसको x बराबर बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। तो पहले हम गुणा कराएंगे 3 और 4 और x y, इसका गुणा कराएंगे, तो इसका गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा 2z और 2, 2, 4 और 1 नहीं 2 होगा 2। ठीक, तो अब यहाँ से दिखा सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 4 और y बराबर 2। ठीक, 2z बराबर दिया है कितना 4, तो z बराबर हो जाएगा 2। ठीक, ये x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 2, z बराबर 2 आएगा। 2 का गुणा इसमें भाग कराएंगे इसमें। ठीक, हो जाएगा। तो बस आज यहीं तक, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत सारे सवाल हैं इसके, गुणा करने वाले भी सवाल हैं, जोड़ने वाले भी सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसमें आते हैं। तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।